Okay. So, good morning, everyone. Okay. So, good morning, everyone. And yeah, it is a Sunday, and आप लोग सबने join किया. So, it is good. So, we'll start our last session for 2026 today. Now, 2025, in fact. And today is 14th of December, and it is mid-month, जिस समय हम अपना मंथली सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो मेंटरशिप से जुड़े हों या उन्होंने हमारे किसी सब्सक्रिप्शन को लिया हो इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, या वो हमारे किसी प्लान्स या भी हमारे रिसेंट लर्निंग्स को उन्होंने सब्सक्राइब किया हो, तो उसमें अगर कहीं पर भी किसी को कोई डाउट है लर्निंग में, तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. आपको कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमने कुछ बताया और उसके बाद आपको उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला या आपके कोई क्वेरीज हैं जो अनआंसर्ड रह गए. तो ऐसा ना हो. और इसी इनिशिएटिव के साथ हम हर महीने 15 तारीख को या उसके आसपास जो भी संडे होता है उसमें एक सेशन कंडक्ट करते हैं. और आप लोग सबको बुलाते हैं कि भाई जो भी आपने कोई क्वेरी लाना चाहे, बताना चाहे, वो पूछ सकता है. एंड उसको हम सॉल्व करते हैं. आज किसी एक की क्वेरी कल आपकी क्वेरी भी हो सकती है, तो आप सब भी उससे सीख सकते हैं एंड पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम फिर आपको फेस ना करनी पड़े. अब जैसे कि आपको पता है कि आप 2025 यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. हमने लास्ट ईयर हमारा एक सेशन किया था एनुअल रोड मैप फॉर 2025, जिसमें हमने बताया था. एंड आप देखोगे मोर और लेस मार्केट जो है वो एग्जैक्टली exactly उसी तरह से चला जो हमने आपको एक साल पहले बता दिया था. वी क्लियरली स्टेटेड कि मार्केट जो हर महीने नया हाई बना रहा है, वो अब नया हाई शायद अगले एक साल तक ना बना पाए. और आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर की जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी 26,216 की, वो अभी भी हाईएस्ट क्लोजिंग है. उसके ऊपर अभी भी मार्केट ने एक भी डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं दी है. So the entire 2025 has not generated any returns as far as the index is concerned. But this brings me to a very important and an interesting question, जो कि अभी हमारा सुबह एक 10 बजे भी सेशन था. और उसमें हमारे एक फंडामेंटल एनालिसिस के मेंबर पूछ रहे थे कि सर लार्ज कैप्स में तो फिर भी ठीक है, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप की तो बहुत बुरी हालत है. तो ऐसा क्यों है? क्या उसमें आगे क्या लगता है, क्या हो सकता है, एंड कैसे हम उसको मैनेज करें, हैंडल करें, क्या निकल जाएं, बेच दें, प्रॉफिट लॉस बुक कर दें, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जब हमने सेशन किया था तो हमने बताया था कि अगला एक साल जो है डिफिकल्ट है. अगले एक साल में अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर भी रहे हैं तो लार्ज कैप्स वुड बी मोर प्रेफरेबल देन स्मॉल एंड मिड कैप्स. एंड एग्जैक्टली उस तरह से बनता हुआ माहौल दिखा भी. अब जो की डिफरेंस होता है एक लार्ज कैप कंपनी और एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में, वो क्या होता है? कोई कंपनी लार्ज कैप या स्मॉल कैप क्यों रहती है, लार्ज कैप क्यों रहती है? देखिए, आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन जो चैलेंज होता है वो होता है वह बने रहने का. एक लार्ज कैप जब लार्ज कैप बन जाती है तो उसके बाद उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वहां पर वो कंसिस्टेंसी के साथ बनी रहे. और एक स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वो हमेशा इस प्रयास में रहती है कि मैं कब स्मॉल से मिड और मिड से लार्ज कैप बनूं. और जब तक वो नहीं बनती है तब तक वो वहीं स्मॉल कैप में बनी होती है. तो ये जो रीजन है क्यों कोई कंपनी लार्ज कैप बनी रहती है, कोई कंपनी स्मॉल कैप ही बनी रहती है, डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट्स एंड वर्किंग जो वो थ्रू आउट द ईयर करती है, क्यों वो फिर भी स्मॉल कैप में रहती है, क्यों उसको टाइम लगता है बढ़ने में? एंड दिस कोर रीजन इज द रीजन why these companies are not performing today, and they have suffered the most of the hit that has taken place in the market in 2025. तो अब बात आती है कि यहाँ पर ऐसा डिफरेंस होता क्यों? हमने अभी बहुत रिसेंटली एक सेशन कंडक्ट किया था फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि हाउ कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी आर मोर इम्पोर्टेंट एंड इवन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. Something is there which is even more important than the profitability and the growth of the company. When we talk about a growth of the company, we see that the net profit is growing at a compounding rate of say 15, 20, 25, 30, 35, 40, whatever it may be. बट क्या उस ग्रोथ से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है. वो सब हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. तो ये जो चीजें होती हैं ये बेसिकली ओवर एक कंपनी की एफिशिएंसी बताती है, हाउ अ कंपनी इज वर्किंग विथ व्हाट काइंड ऑफ एन एफिशिएंसी. अभी हमने एक और सेशन किया था जिसमें हमने एक्चुअली बैलेंस शीट को ब्रेक करके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रीब्यूशन.
how the top line and the bottom line is linked, how the top line is affected and the bottom line gets affected, how the top line is not affected, still the bottom line is affected, how even without break even the bottom line is affected. तो ये जो की डिफरेंसेस थे, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी की एफिशिएंसी होती है वो उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आता है, यानी कि आपने कितनी कैपिटल डिप्लॉय की हुई है उसके ऊपर क्या रिटर्न बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है, क्योंकि वहां से आपकी एफिशिएंसी डिटरमाइन होती है. A company with a small amount of investment generating an equal amount of profit, which is generated by a company which is having a bigger amount of investment, then the company with the small amount of investment is much more efficient. तो यही रीजन होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो अपने जो एस्टैब्लिशमेंट, जो जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो जितना उन्होंने कैपेक्स पे खर्चा किया है, उस कैपेक्स के ऊपर जितना रिटर्न्स आना चाहिए प्लस जो उनका फिक्स कॉस्ट है उसको वो जस्टिफाई कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम दैट दे आर फुलफिलिंग. पूरे साल में जितने ऑर्डर्स उनको मिलते हैं उस ऑर्डर्स के ऊपर काम करने पे वो ऑलरेडी अपने फिक्स कॉस्ट को जस्टिफाई कर चुके हैं. सो देयर इज नो फाइट टू जस्टिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट. दे हैव टू ओनली वर्क ऑन द वेरिएबल कॉस्ट. जितना वेरिएबल कॉस्ट को वो ऊपर नीचे करते हैं या जितना वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी वो और आगे बढ़ पाते हैं, एंड इसीलिए वो लार्ज कैप. जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं. उनको ये बेंचमार्क रहता है कि अगर साल में हमको इतना ऑर्डर नहीं मिला तो हमारा फिक्स कॉस्ट ही नहीं निकलेगा, हमारा ब्रेक इवन ही नहीं आएगा, एंड ब्रेक इवन नहीं आएगा तो हमारा बॉटम लाइन बहुत इफेक्ट करेगा और हम अपने टॉप लाइन के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे. यानी कि हम ना कंपटीशन को झेल पाएंगे, जहां पर हमारा कॉम्पिटिटर अगर प्राइस को कम करके भी सेल कर रहा है तो वो हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेक इवन अभी तक अचीव नहीं हुआ है. अब बात आती है 2025 की. 2025 में एक दो चीजें जो हमने देखी वो क्या थी. सबसे पहले हमने देखा 2025 शुरू होते ही 19 जनवरी के आसपास ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन लिया. उसके 10 दिन बाद उन्होंने अपने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए. टैरिफ्स लगाने की वजह से कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपेंसिव हो गए, कई सारी चीजें जो हैं डिसरप्ट हो गई. और इसके साथ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया वो आया करेंसी मार्केट में, जहां पर हमने देखा कि डीवैल्यूएशन शुरू हो गई रुपए की, एंड वो काफी, जिसके वजह से जो इम्पोर्ट बिल था वो काफी बढ़ने लगा. अब इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो कहाँ आता है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर आता है. आज आप अपने चारों तरफ देखो, अपने घर में आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं जाने अनजाने. वो सारी चीजें, उन सारी चीजों में से 30%, 40%, इवन 50% तक आप देखोगे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो रही, या उसका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट हो रहा है, या उसकी उसकी जो सर्विसेज है वो इंपोर्ट हो रही है. आप देखोगे हम लोग आज ओटीटी की बात करते हैं, जो नेटफ्लिक्स है, इवन द प्राइम है, ये सारे क्या हैं, ये सब इंपोर्ट है, हमारे यहाँ के नहीं है. तो कहने का मतलब ये है, अगर करेंसी मार्केट जो है उसमें रुपी डीवैल्यू होगा, डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट आप करोगे अपने कंट्री में उसमें वो सफर करेगा. जब वो सफर करता है तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, वहां प्रॉब्लम यह है कि वहां पर भी इन्फ्लेशन है, डॉलर टर्म्स में भी रेट बढ़ रहा है, और जब वो कंट्री में आ रहा है तो आपको उसके लिए और ज्यादा रुपये देना पड़ रहा है. तो अल्टीमेटली आपका टॉप लाइन इफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन में आप महंगे हो जाते हैं. और इसका जो ब्रंट होता है वो सबसे पहले कौन फील करेगा, वो स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर फील करेगा. क्यों? अभी तो उन्होंने अपने ब्रेक इवन को अचीव करने का उनके ऊपर चैलेंज है, जो कि लार्ज कैप कंपनियों के ऊपर नहीं है. सो दिस इज द रीजन कि जो ये मैक्रो फैक्टर्स है ना, ये डायरेक्टली हिट कर रहे हैं. इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस, टैरिफ्स, ये हर तरह से जो है स्मॉल कैप कंपनीज के टॉप लाइन को हिट कर रहे हैं. और टॉप लाइन को हिट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो बिगेस्ट चैलेंज है वो अपने ब्रेक इवन को अचीव करने का है. एंड बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनपुट कॉस्ट वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही मैच नहीं कर पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ मिस प्राइसिंग and their revenues are going down drastically, and this is the reason why they are suffering so badly. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अगर फिर भी इसके ऊपर डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. तो आप
हाँ अश्विनी जी, आपका क्वेश्चन था। हाँ सर, तो मतलब ये माहौल कब तक सुधरेगा सर? स्मॉल कैप और लार्ज कैप में क्या उम्मीद है? मतलब आपने मार्च अप्रैल तक बोला था कि वो इसी कंसोलिडेटेड रेंज में चलेगा, वो जो हमने चार्ट पे देखा था टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। अप्रैल 2026, ओके। है ना। मतलब हमने अप्रैल 2020, अप्रैल मई का निकाला था, तो वहां तक का है। एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट द बजट ऑफ 2026 वुड बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज वहां पर हमें ये समझ में आएगा कि आगे गवर्नमेंट क्या सोच रही है। सी, there are various disruptions that are taking place in the market. आप देख सकते हो किस तरह से जो क्रेडिट कार्ड का यूसेज है एंड क्रेडिट कार्ड पे जो लोगों का एक्सपोजर है वो किस तरह से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक बबल हो गया। दूसरा आप देख सकते हो एमटीएफ फंडिंग जो चल रही है इन रिटेल सेगमेंट इन द स्टॉक मार्केट, वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है, लगभग 1,30,000 करोड़ का एमटीएफ पोजीशन का है। तो ये बहुत बड़ा बबल है मार्केट के लिए। बट अगेन द मार्केट इज इवॉल्विंग, मार्केट भी अपना साइज बड़ा कर रहा है। तो जब मार्केट अपना साइज बड़ा करता है तो वो छोटे मोटे झटके जो होता है वो संभाल लेता है। बट अ बबल इज अ बबल एंड इट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। लास्ट टाइम एमटीएफ लिमिट 85,000 करोड़ की जब हिट की थी, मार्केट क्रैश किया था। टुडे द एमटीएफ लिमिट हैज इज ऑलरेडी एट अराउंड 1,20,000 करोड़, 1,30,000 करोड़। तो मार्केट भी अपने साइज को बड़ा कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बबल को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर बबल भी बड़ा हो रहा है तो उसको हम देखेंगे आगे कैसे क्या करेंगे। बट द प्रॉब्लम हियर इज, उसका इफेक्ट भी जो आएगा वो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप पे। एंड गॉड फॉरबिड अगर वैसा होता है, देन आई विल टेल यू द वर्स्ट इज स्टिल अहेड। तो स्मॉल कैप मिड कैप में काफी सतर्क होके ही ट्रेड करना है या फिर नहीं करना। बिल्कुल, बैंक ऑफ जापान का। एंड आप देख रहे हो उन्होंने किस तरह से डंप किया है। इफ यू सी देयर एक्टिविटी, आप में से अभी एक जन का क्वेश्चन आया है चैट पे, तो उन्होंने लिखा है बैंक ऑफ जापान रेट डिसीजन दिस वीक, व्हाट इज योर व्यू? इट्स मोर लाइकली दे विल हाइक द रेट्स, डू यू थिंक इट कुड ट्रिगर द कैरी ट्रेड अनवाइंड एंड कॉज हैवॉक इन इक्विटीज? बिल्कुल, आप देख सकते हो एवरीथिंग इज रिलेटेड। अभी हमने डिस्कस किया था हाउ इंटरेस्ट रेट्स, क्रूड, डॉलर, करेंसी एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द inflows and outflows in the market. And if it is directly related to the inflows and outflows in the market, तो वो डायरेक्टली आपके मार्केट गिरेंगे या बढ़ेंगे उस पे उसका इम्पैक्ट आता है। एंड उसी कोरिलेशन से ये काम करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसके पहले एक इवेंट हुआ था, उसको भी आप जरूर देखना। बैंक ऑफ जापान ने बहुत बड़ा डंपिंग किया है बॉन्ड मार्केट में। ये जो उन्होंने किया है, दिस इज अगेन अ हिस्टोरिक इवेंट, क्योंकि इस तरह से किसी और, वी वर एक्सपेक्टिंग चाइना की तरफ से होगा, बट वी नो बिकॉज ऑफ ऑल द शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स बिटवीन चाइना एंड यूएस, वो कहीं ना कहीं अभी वो नहीं होगा, थोड़ा सा डीले करके होगा होने से भी। बट आउट ऑफ द वे जाके जापान इज नाउ कमिंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू क्रिएट ऑल दीज पैनिक सिचुएशंस इन द मार्केट। दो चीजें यहाँ पर हमें समझना चाहिए। देयर हैज बीन अ स्मॉल शिफ्ट इन द मार्केट आफ्टर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन केम अप। जब से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आया है, एंड दिस विल स्टार्ट माय टुडे सेशन वेयर इन वी विल फर्स्ट सम अप व्हाट हैपेंड इन 2025, उसका इम्पैक्ट क्या होगा 2026, हाउ डू वी मूव अहेड फ्रॉम हियर। आप लोग को पता है, आप लोग में से जो लोग मेरे साथ हैंड होल्डिंग में जुड़े थे, आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज। सो आगे अगले 20-25 दिन कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वो सारे चीज आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके आगे क्या करना है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर हम 2025 की बात करें, तो 2025 जो शुरू हुआ था ऑन अ डिफिकल्ट नोट स्टार्ट हुआ था, जो कि हमने पहले ही एंटिसिपेट किया था इन आवर रोड मैप टू 2025 सेशन दैट टुक प्लेस ऑन 9th ऑफ दिसंबर 2025। हमने आपको क्लियरली एक चार्ट के एनालिसिस करके बताया था दैट द ईयर 2025 इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। वहां पर आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बट ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कोई अच्छा ट्रेंड वहां पर इमर्ज होता हुआ नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हो लास्ट 12 महीने से मार्केट में कोई भी मेजर ट्रेंड नहीं बना। मार्केट बढ़ा तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर गिर गया, गिरा तो गिरा, फिर वहां से बढ़ गया। मतलब हर तरफ से वो ट्रैप ही कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। सो दिस वाज द ईयर ऑफ ट्रैपिंग। और इसीलिए हमने इस साल आप लोग को एक स्पेशल हेज भी बताया था, जो कि था हेज 40। हेज 40 एक ऐसा हेज है
जिसमें आप मार्केट में अगर बुलिश हो तो आप बुलिश ट्रेड बना लो, अगर मार्केट क्रैश भी कर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर आप मार्केट में बेयरिश व्यू रखते हो और आप एक बेयरिश हेज बनाते हो H40 में, और मार्केट गिर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि वो आपका व्यू था। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए और मार्केट बढ़ जाए 2% 5%, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ H40। और वो हमने आपको इसीलिए सिखाया था बिकॉज दिस वाज द ईयर ऑफ ट्रैपिंग, जिसमें मार्केट दोनों तरफ ट्रैप करेगा। सो अगर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें आप दोनों तरफ पैसा बना सको एक ट्रेड लेने के बाद, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने वो शेयर किया था। आपने देखा उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर काफी अच्छे से काम भी किया। अब 2025 शुरू होता है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आती है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आके टैरिफ्स इंपोज करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जब आप टैरिफ इंपोज करते हो तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और एक ऐसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा जो ऑलरेडी डेट क्राइसिस से गुजर रही है। Why we talk so much about America is because they are the world's largest consumers। सबसे बड़ा कंजम्पशन वहां से आता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट कितना भी बना लो, अगर कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन कल को रुक जाएगी। सो वी कैन नॉट इग्नोर देम हु आर कंज्यूमिंग एट अ वेरी वेरी हाई पेस। उनका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो काफी हाई है, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स अ वेरी वेरी मेजर मार्केट। प्लस जो मेजर फंड फ्लो है दैट कम्स फ्रॉम द यूएस मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट नीड्स टू बी वॉच वेरी केयरफुली। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 2008 में जब लेमन ब्रदर क्राइसिस होती है तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट क्रैश करता है। इट वाज अ बैंक इन यूएस, बट वहां की क्राइसिस से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होता है। सो वी कैन नॉट, दिस टेल्स अस दैट वी कैन नॉट इग्नोर द यूएस मार्केट। एंड एग्जैक्टली आप देखोगे 2025 शुरू होते ही 19 जनवरी दे केम, फर्स्ट वीक में ही उन्होंने टैरिफ्स लगाने शुरू किए। सो व्हाट हैपेंड इज, व्हाट वाज देयर प्लानिंग, हमने उस समय एक सेशन भी किया था जो जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट इन्फ्लेशन बढ़ने का फायदा भी होता है इन अ डेट सिचुएशन। 100 रुपए का एक सामान अगले साल अगर 100 रुपए रहता है तो वहां पर इन्फ्लेशन नहीं है। अगर 100 रुपए का सामान अगले साल 105 में मिलता है तो हम बोलते हैं 5% का इन्फ्लेशन। जनरली हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या करता है, आपके परचेजिंग पावर को कम कर देता है। लेकिन यहां तक तो सब जानते हैं समझते हैं, बट जिन्होंने लास्ट ईयर हमारा एनुअल सेशन सब्सक्राइब किया था उनको हमने साल में 4 सेशंस का एक्सेस दिया। हमारा एनुअल सेशन 4 भाग में स्प्लिट होकर होता है, जिसमें हम 4 सेशंस कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, ताकि ड्यूरिंग द ईयर भी जो प्रोग्रेस हो रहा है हम आपको अपडेट कर सकें। तो हमने अब एक सेशन में आपको बताया था कि जो ये इन्फ्लेशन होता है ये सिर्फ आपकी परचेजिंग पावर को ही नहीं कट करता है, ये आपके डेट के बर्डन को भी घटा देता है। सो टुडे यू आर सपोज टू पे बैक $100, करेक्ट है? अगर उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है एंड आफ्टर अ ईयर ऑल्सो अगर आपको $100 ही लौटाना है, देन दैट मीन्स आपको एक्चुअली $95 ही लौटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? अगर मैं इस चीज को 5 साल में फैक्टर इन कर दूं, सपोज आपको किसी कंट्री किसी एक जन को $100 लौटाना है और वहां पर आपको से 4% इंटरेस्ट पे पैसा मिला, तो आपको अगले साल 104 लौटाना होगा। अगर उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 10% का होगा तो क्या होगा? 100 becomes 110, द वैल्यू ऑफ 100 becomes 110, बट रीपेमेंट कॉस्ट आपको 104 ही देना है। सो एक्चुअली यू हैव टू रीपे ओनली 95। अगर 5 साल आप इसको कर दो तो आप देखोगे कि आपका जो रीपेमेंट होगा दैट विल कम डाउन टू 65। दिस इज कॉल्ड एट दिस इज कॉल्ड एज कि जो इन्फ्लेशन होता है वो आपके डेट को डिफ्लेट कर देता है। परचेजिंग पावर को इन्फ्लेट करता है लेकिन डेट को डिफ्लेट करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई यूएस इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इवन आफ्टर सो मच ऑफ टैरिफ्स वेयर inflation is going up, because ultimately they are deflating their debt out there. So it is a very very important part of economics जो हमने एक सेशन में किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त हमारे एनुअल सेशन मेंबर्स के साथ, एंड वी क्लियरली एक्सप्लेन देम हाउ इन्फ्लेशन ईट्स अवे योर डेट। आपका रीपेमेंट बहुत इजी हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। अब इस पूरी प्रक्रिया की वजह से हुआ क्या है, 2025 के पहले everybody was talking about India as a major economy, emerging economy,
एंड अट्रैक्टिव इकोनॉमी, बिकॉज यहाँ पर जीडीपी ग्रो कर रहा था, काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन 2025 में यू कैन सी सडनली द एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स यूएस। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एआई पे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, दैट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी। क्योंकि आप जब खर्चा करते हो, व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, इट विल ऑटोमेटिकली ऐड टू द जीडीपी। सो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव टेकन प्लेस, जिसके वजह से काफी लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड जिसके वजह से यूएस मार्केट जो हम देख रहे हैं, वहां पर काफी बड़ा हमें पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं कि वहां पर एक फंड फ्लो हो रहा है, या वहां पर जो पैसा जा रहा है वो बड़े वॉल्यूम से जा रहा है, वहां के मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग हो रहा है। ये एक फंड शिफ्ट कर रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चरली। जो पैसा पहले इमर्जिंग मार्केट्स में आता था, वो अब कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशंस की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन जब तक लास्ट करेगी, तब तक आप देखोगे कि इंडियन मार्केट से जो फंड फ्लो है, वो फ्लो आप देख ही रहे हो, कंटिन्यूअसली जो एफआईआईज हैं वो पैसा निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसा आएगा नहीं वापस, वो पैसा आएगा। वी ऑल नो दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, एंड देर आर सर्टन सेक्टर्स जहां पर जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। एआई इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सेक्टर, जहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स काफी लगते हैं, जो कि हमने 2025 में होते हुए देखा। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे? आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट जब भी आप किसी नई इंडस्ट्री में करते हो, इनिशियली इट इज वेरी हाई, बट हमेशा उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है आप। सो एज फार एज एआई इज कंसर्न, जब आप डेटा सेंटर्स लगा रहे हो, यू हैव टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब तो बोल रहे हैं स्पेस में डेटा सेंटर लगा रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज इन्वॉल्विंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट क्या वो हमेशा वैसे ही होगा? नहीं। और अगर हमेशा नहीं होगा तो जीडीपी में क्या उसका असर दिखेगा? नहीं। उसके रिजल्ट्स आने क्या इमीडिएटली शुरू होंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ टर्न अराउंड। सरप्राइजिंगली, द टर्न अराउंड टाइम is somehow coming close to where we were also thinking 1 year back. So जैसे मैं हमेशा कहता हूं, समय को सब पता होता है, समय साथ देता है, समय को पता होता है, एंड एग्जैक्टली वो चीज होती हुई दिख रही है। तब हमें नहीं पता था कि टैरिफ लगेंगे, इस हद तक टैरिफ लगेंगे, डॉलर इस लेवल पे आ जाएगा, गोल्ड में इतनी अच्छी रैली होगी, नोबडी न्यू। बट समय वो बता रहा था, एंड वो चीज हमने 1 साल पहले प्रेडिक्ट भी की थी। अब आगे क्या? तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में क्या होना है वो मैंने आपको बताया, पूरा साल किस तरह से गया वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2026 कैसा रहेगा, उसके ऊपर हम एक काफी डिटेल्ड सेशन करेंगे वंस आई कम बैक। एंड उसका हमारा सेशन होगा ऑन 11th of January, जो कि होगा रोड मैप फॉर 2026। सो 2000 उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड सेशन करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसर्च हमारी शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताएंगे, सेक्टर रोटेशन जो होगा वो आपको बताएंगे, बिकॉज 2026 विल बी द ईयर ऑफ सेक्टर रोटेशन। अगर आप सही समय सही सेक्टर में नहीं हो तो यू विल मिस इट आउट। एंड फाइनली हम 4 टोटल सेशंस आपके साथ कंडक्ट करेंगे इन 2026। पहला सेशन जो होगा हमारा 11th of January को होगा, और उसके बाद 3 और सेशंस होंगे ड्यूरिंग द ईयर, जैसे जैसे ईयर आगे प्रोग्रेस करेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग a major shift of trend twice in 2026. So this makes 2026 a make and break year for most of the traders and investors. बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट छोड़ देंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स को मार्केट छोड़ना पड़ेगा, और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे भी। तो ऐसी सिचुएशन को कैपिटलाइज करने के लिए हम अपना और एक हेज आपके साथ शेयर करेंगे, विच वी आर कॉलिंग इट एज hedge 50-50. This is a new hedge that we will be sharing with you in the 2026 roadmap session जो होने वाला है 11th of January को। आप लोग उसके लिए रजिस्टर हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे होम पेज पे ही यहाँ आपको लिंक मिलेगा अपकमिंग वेबिनार सेक्शन में, 11th of January, या आप यहाँ क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं।
सो वंस यू डू द रजिस्ट्रेशन यू विल गेट द लिंक ऑन और बिफोर 11th of January, एंड तब हम डिस्कस करेंगे पूरा रोड मैप फॉर द ईयर 2026। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जो अभी हमारे एक मेंबर की तरफ से आई थी। और आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक और एक बार अपनी क्वेरी वापस बता दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। सर मेरे साथ क्या होता है, जैसे मेरे को एक चार्ट में मतलब यूएसएस में ही मान लो मिल गया कि डे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि बुलिश में आया हुआ है। हम्म। अब मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, उसमें पोजिशनल चार्ट देखता हूँ डे टाइम फ्रेम पे कि उसने ब्रेकआउट दिया है कि नहीं। हम्म। अगर उसने ब्रेकआउट दिया है तो मैं उसमें एंट्री लेने का सोचता हूँ, अगर नहीं दिया तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। हम्म। अब ब्रेकआउट के ऊपर है, मैंने देख लिया, डे क्लोजिंग कर गया। अब मैं नेक्स्ट डे उसमें देखता हूँ 75 मिनट्स में वो कहाँ पे है। वो ओके। 75 मिनट्स में भी ब्रेकआउट के ऊपर है। और हम्म। जब इंट्राडे में देखता हूँ तो मैंने देखा वो पीआरजी, अपर पीआरजी के जस्ट ऊपर चल रहा है। हम्म। तो अब मेरे को ये था कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ, और ये अब टारगेट की तरफ जाएगा 75 मिनट्स में भी और इंट्राडे में भी, क्योंकि मेरा पोजिशनल सिलेक्शन है। हम्म। तो सर उसमें मैंने जैसे बुलिश एंट्री बना लेता हूँ, तो वो हम्म। चलता है मेरी डायरेक्शन में, ओके। और 2-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट दिखाता है। ओके। उसके बाद क्या होता है सर, जैसे मैं होल्ड करके चला जाता हूँ, नेक्स्ट डे पता चलता है वो फिर नीचे आ गया। ओके। और मैं उसमें जो स्टॉप लॉस लेता हूँ वो अपना पोजिशनल के हिसाब से लेता हूँ कि मैंने ब्रेकआउट के ऊपर लिया है, अगर ये ब्रेकआउट के नीचे जाएगा तो हम्म। मैं इसमें से निकलूंगा या एडजस्ट करूंगा। तो ठीक सर है। जैसे 3 से 4 दिन बीतते हैं, वो प्रॉफिट लॉस दिखा के वापस आ जाता है, और वो वहां पे जैसे ही नीचे जाता है हम्म। तो मैं उसमें एडजस्टमेंट डालता हूँ कि भाई हम्म। अब ये नीचे जा सकता है तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। और सर हम्म। जहां एडजस्टमेंट डालता हूँ वहां से फिर रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ जाता है और वापस अपनी डायरेक्शन में चल देता है। और मेरे हम्म। साथ एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। हम्म। ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपको चार्ट अभी यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे। जी। सबसे पहले आपने बोला कि आप जो डिसीजन लेते हो वो हाईली पोजिशनल चार्ट पे लेते हो। जी। आप डे टाइम फ्रेम से चार्ट को देख रहे हो तो आप इसका मतलब हाईली पोजिशनल पे चार्ट को देख रहे हो। जी सर, ये हाईली पोजिशनल तो अब आया है ना, मैं तो पुराने वाले की बात कर रहा हूँ जो हम ऑटोमेटिक वाला देखते थे ना। हम्म। हाँ, जिसमें हमारा इंट्राडे था 15 मिनट, हम्म। और स्विंग था 75 मिनट्स, और पोजिशनल था डे टाइम फ्रेम, और हाईली पोजिशनल था वीकली। ओके। तो इसका मतलब है कि देखिए, इसका मतलब तो सिंपल ही मैं हो। आवरली देख रहा हूँ अब के हिसाब से। हाँ ठीक है, मतलब पोजिशनल में आप आवरली को देख रहे हैं, जी। है ना। तो देखिए, जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि हमने ईसीजी को अपग्रेड जो किया था अभी से 3-4 महीने पहले, उसमें हमने टाइम फ्रेम्स को इसीलिए रिवाइज किया था कि जो पोजिशनल ट्रेड है उसको आप आवरली या 75 मिनट से ट्रेड करो। अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम से करोगे तो आप ट्रैप ज्यादा हो। अगर आप इसको 75 मिनट से ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ जो हमने ईसीजी के नए हेज बताए हैं कि ब्रेकआउट पे कौन सा हेज बनाना है, ब्रेकडाउन पे कौन सा हेज बनाना है, पीआरजी पे नेकेड ट्रेड जो लेने हैं वो कौन से लेने हैं, वो हमने उसी के हिसाब से डिजाइन किए हैं जो आपको बताए गए थे। तो डे टाइम फ्रेम पे जब भी आप पोजीशन बनाओगे आपको वो हाईली पोजिशनल चार्ट से बनाना है। जब आप पोजिशनल चार्ट से कोई भी डिसीजन लेते हो ट्रेड करने का तो वो होगा ऑलवेज फ्रॉम 1 आवर या 75 मिनट चार्ट। क्लियर है। आप अगर ओके। उसको वन अगर आप सेम ईसीजी को दो टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। क्योंकि जी। पहला क्या होगा, वो 75 मिनट की 5 कैंडल बनेगी या 1 आवर की 7 कैंडल बनेगी। और डे टाइम फ्रेम की तो एक ही कैंडल बनेगी, और एक ही चार्ट को देखोगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन भी होगा और आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। हम क्या करते हैं कि हम डे टाइम फ्रेम जब प्लॉट करते हैं वहां पर हाईली पोजिशनल चार्ट प्लॉट होता है। हाईली पोजिशनल पे अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो हम तब तक उसमें बुलिश रहते हैं जब तक इसके नीचे क्लोज ना कर जाए। 75 मिनट में हम यूज करते हैं पोजिशनल को। अब 75 मिनट पे अगर एक बार हमारा ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसका वेट करना है जब तक वो ब्रेकडाउन को ये नीचे क्लोज ना दे। आपने वो सेशन हमारा अटेंड किया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे नए टाइम फ्रेम्स के साथ यूज करना है, कौन से हेज कहाँ बनाने हैं।
हाँ जी सर। तो उसमें हमने यहाँ पर बताया था, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ गैन लेवल्स को। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने क्या बताया था कि अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है तो हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन का हो। हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम हाँ ऑप्शन बाय नहीं करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं। जी। और उसके बाद हम उसका उसका जो टारगेट होता है वो होता है हमारा ये पीआरसी जोन। और ये हमारा स्टॉप लॉस इतना नीचे होता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं होता, इसके नीचे। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा ट्रेंड बुलिश मानेंगे, उसको हम बेरिश नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, क्योंकि हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, हमको उसमें नुकसान नहीं होगा। अगर प्राइस इसके ऊपर चलता है तो हम वहां पर नेकेड ऑप्शन सेल करके राइड करते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद प्राइस वापस अंदर आता है तो यहाँ पर हम हेज में कन्वर्ट कर लेते हैं पोजीशन को, और उसको राइड करते हैं जब तक प्राइस वापस उसके ऊपर ना निकल जाए। अगर प्राइस उसके ऊपर नहीं निकलता, अंदर ही रह जाएगा, तो भी आपको प्रॉफिट हो। अगर प्राइस यहाँ नीचे जाते जाते यहाँ आपको स्टॉप पे हिट कराएगा, तो भी आप देखोगे आप या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करोगे या माइनर लॉस होगा बहुत छोटा। जबकि आपने मार्केट के सामने इतना बड़ा, आप देखो यहाँ पर कम से कम 500 पॉइंट की रेंज है। 500 पॉइंट का अपने मार्केट के सामने, जनरली होता क्या है, लोग छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं और मार्केट स्टॉप लॉस खा के ऊपर निकल जाता है। हमने ये जो इसमें ट्रेड और जो बनाया है प्लान, ट्रेड प्लान, वो ये कहता है कि अगर हमको गलत प्रूव करना है तो इसके नीचे जाके क्लोज करो। तो हमारे पास 500 पॉइंट का रूम है, और इस 500 पॉइंट में भी हम तुमको कुछ नहीं देंगे, हमारा 1 रुपया का लॉस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है नेकेड। तुम नेकेड ट्रेड में अगर 2-4 दिन भी निकाल देते हो, फिर अंदर आ भी जाते हो, तो मेजर टाइम वैल्यू तुम्हारी खत्म हो गई। और अंदर आ भी गए तो यहाँ हम हेज में आ गए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ऐसी एक कंडीशन रख देते हैं जिसमें ट्रेड लेने के बाद 3 कंडीशंस होती है। मार्केट या तो आपके फेवर में जाएगा, या आपके अगेंस्ट जाएगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा। इन 3 सिचुएशन में से 2 सिचुएशन में भी आपको प्रॉफिट ही होगा, और थर्ड सिचुएशन भी आती है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी को दिमाग में रख के हमने ये पूरा ट्रेड प्लान बना के आप लोग को दिया था कि जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लें तो हमेशा ऑप्शन सेल करके ट्रेड लें। यहां तक के जब आप पीआरजी पर ट्रेड लें तो नेकेड ऑप्शन बाय करके ट्रेड लें, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस छोटा होता है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेरी, आपकी क्वेरी ये है कि जब मैं डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूं तो सबसे पहले तो आपको पोजिशनल चार्ट पे डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको वहां पर 75 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड को पकड़ना है। जी। मैं अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में जितने भी स्टॉक्स आते हैं बुलिश और बेरिश के, उन सारे स्टॉक्स में पूरे महीने हमने कैसे ट्रेड किया उसका जर्नल शेयर किया था। तो मैं डेली उसको लिख के भेजता था उनको। तो उन्होंने देखा कि कैसे हर ट्रेड में, हर एक स्टॉक में हमको, हर एक स्टॉक जो होता है वो हमारे लिए सिर्फ एक नाम है, हमको, हमारे लिए उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके लेवल्स डिफाइंड है, अगर ब्रेकआउट होगा तो बुलिश में जाना है, ब्रेकडाउन होगा तो बेरिश में जाना है। उससे ज्यादा हमें नहीं पता है। एक बार ट्रेड इनिशिएट होने के बाद या तो स्टॉप होगा या टारगेट होगा, बीच में चार्ट भी नहीं देखना हमको। एंड पूरे महीने में उसके बाद हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था उस महीने। एंड पूरे महीने हमने उस पोजिशनल ट्रेड को किया था फ्रॉम द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, जो हमारा हर महीने 1 तारीख को आ जाता है। तो इससे हमने ये रैशनल निकाला कि अगर आप एकदम अनइमोशनली ट्रेड को देखते हो एंड स्टॉक्स को एज अ नेम फाइंड लिखते हो कि जब तक वो ब्रेकआउट नहीं लेगा मेरे को ब्रेक बुलिश नहीं जाना है, ब्रेकडाउन नहीं लेगा मेरे को बेरिश नहीं जाना है, हाउस में रहेगा मेरे को कुछ नहीं करना है, पीआरसी से घूमेगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, लोअर पीआरसी से घूमेगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। बस इतना ही समझ के आपको ट्रेड करना है इन द रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम्स को मिक्स नहीं करना है। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेड, एक बार आपने सपोज कोई ट्रेड इनिशिएट किया, ट्रेड इनिशिएट होने के बाद टारगेट तक जाने के पहले प्राइस वापस नीचे आता है, यहां तक आता है, यहां से वापस घूम जाता है। पॉसिबल, कोई जरूरी तो है नहीं कि प्राइस एक ही तरफा चलता रहेगा, ऊपर नीचे कर सकता है। उसका एडवांटेज लेने का हमने एक तरीका बताया था, और वो तरीका ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं वो टाइम फ्रेम आपका मेन टाइम फ्रेम हो गया।
लेकिन इस टाइम फ्रेम का ड्राइवर कौन होगा, वो इंट्राडे होगा, और इस टाइम फ्रेम का हेल्पर होगा स्विंग का चार्ट। तो अगर आप पोजिशनल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस का जो ड्राइवर है वो है इंट्राडे का चार्ट, और उसका जो हेल्पर है, जैसे होता है ना, पोजिशनल चार्ट क्या है कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ड्राइव करके जा रहे हो। जब एक आप बड़ी जर्नी करते हो तो एक ड्राइवर नहीं होता है, जनरली दो ड्राइवर तीन ड्राइवर होते हैं, एक ड्राइव करता है, दो हेल्पर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप जब पोजिशनल चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये स्विंग का चार्ट आपका हेल्पर होगा, इंट्राडे का चार्ट आपका ड्राइवर। अब इसका मतलब क्या, ये जो स्विंग का चार्ट हेल्पर होगा या पोजिशनल का चार्ट ड्राइवर होगा, इसको हम यूज कैसे करेंगे। सपोज करो आपने एक बुलिश ट्रेड बनाया, आपने एक बुलिश ट्रेड बनाया पोजिशनल के चार्ट पे, और जैसे कि आपने बोला कि प्राइस ने ब्रेकआउट लिया, प्राइस ब्रेकआउट लेने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब हम देख रहे हैं कि प्राइस यहां से घूम रहा है, तो ये घूमने के पहले वो जिस हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, अगर सपोज सेकेंड वीक में प्राइस जो है वो रुक रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, तो आपको वो कहाँ दिखेगा, ये जो आपका हेल्पर चार्ट है इसमें दिखेगा। स्विंग चार्ट में आपको मंडे को, हर मंडे को नया ब्रेकआउट नया ब्रेकडाउन मिल जाता है। अगर कोई ट्रेड आपने बुलिश लिया है और मंथ के सेकंड वीक में, थर्ड वीक में आप देख रहे हो कि वो अपने ब्रेकडाउन के नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि इस हफ्ते प्राइस बेरिश हो रहा है, आपको यहां से पता चल जाएगा पहले ही। तो इस हफ्ते के लिए आप यहां पर एक स्विंग में बेरिश ट्रेड लेके छोड़ दे। तो आपका यहां से यहां तक एक बुलिश ट्रेड था पोजिशनल में, यहां से आपका एक स्विंग ट्रेड आ गया बेरिश उसी पे। सिमिलरली ड्राइवर एवरीडे बेसिस पे क्या कर रहा है वो यहां से आप कर सकते हो, अगर आप चाहो करना तो। नहीं तो आप चाहो तो सिर्फ इसको भी फॉलो कर सकते हो, सिर्फ इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो। टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ योर ट्रेड, आप इस तरह से काम कर सकते हो कि भाई कोई ट्रेड मैंने पोजिशनल में लिया, एक बड़ी जर्नी में एक बड़ा ट्रेंड में राइड करूंगा, तो उस राइड करने के क्रम में अगर स्विंग का चार्ट बीच में मेरे अगेंस्ट जाएगा, तो मैं वहां एक कॉन्ट्रा ट्रेड उस वीक के लिए सिर्फ ऐड करूंगा। ये परमानेंटली ऐड नहीं होगा, सिर्फ इस हफ्ते के लिए ऐड होगा। फ्राइडे तक उससे निकल जाना है, या जब इसका टारगेट आ जाए तब निकल जाना है। सिमिलरली अगर वो ब्रेकआउट लेता है किसी वीक में, तो यानी कि आपके फेवर में जा रहा है, या तो आप उस तरफ की एक स्विंग में चाहो तो बुलिश एंट्री ऐड कर लो, आपकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। या आप कुछ मत करो, आपको मालूम है कि आपका डिसीजन जो यहाँ था उसी के फेवर में जा रहा है, एंड मोस्ट लाइकलीहुड इस हफ्ते वो टारगेट अचीव करेगा, बिकॉज इस वीक का भी जो है बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। सो मल्टी टाइम फ्रेम को हम कब यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चलते हुए ट्रेड में ये जो पूरा सिस्टम है ईसीजी का, ये एक कॉकपिट की तरह काम करता है। ये आपको ये बताता है कि आप कैसे प्राइस के ऊपर मल्टी डायमेंशनल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हो। फिर चाहे आप हाईली पोजिशनल से ट्रेड कर रहे हो, आप पोजिशनल से ट्रेड कर रहे हो, स्विंग से कर रहे हो, या इंट्राडे से कर रहे हो, आप हर एक टाइम फ्रेम में प्राइस के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली उसमें आप अपनी पोजीशंस भी बना सकते हो। अगर आपके फेवर में चलता है, आप चाहो तो क्वांटिटी डबल कर लो। अगर किसी हफ्ते किसी दिन आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो वहां पर आप अपनी क्वांटिटी कम कर लो, या फिर उसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले लो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको उसको चलाना है। अगर आप इस तरह से मैनेज करोगे, तो आप देखोगे कहीं पर भी प्राइस आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बात क्लियर है कि प्राइस अगर एक बार यहां से ब्रेकआउट लेके ऊपर गया है, और अगर यहां से उसको नीचे भी आना हो बिना टारगेट को अचीव किए, तो वो आपको स्विंग में और इंट्राडे में यहां आने के पहले पता चलेगा। एंड दैट इज द एंटायर एज जो हमें ईसीजी देता है। वो हमें पहले बता देता है कि देखो यहाँ पर आपका बुलिश ट्रेड जो है, स्टॉप लॉस तो यहाँ है, नीचे है, बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल अभी वो एक ब्रेक ले रहा है, पॉज ले रहा है। तो आपको इसमें बने रहना है या नहीं रहना है, आप चाहो तो यहाँ बुक भी कर सकते हो ना। जब आप देख रहे हो इस हफ्ते बेरिश हो गया, आप एक बार बुक कर दो। जब बेरिश होने के बाद वो स्विंग के लोअर पीआरजी पे आता है, आप देखो लोअर पीआरजी पे क्या वो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो जाने दो नीचे, ₹1 स्टॉप लॉस लेवल पे ट्रेड लेंगे वापस। अगर आप देख रहे हो कि नहीं यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, आप यहाँ से वापस ट्रेड बना लो। सो दिस इज द काइंड ऑफ बेनिफिट दैट यू कैन ब्रिंग आउट, एंड ये ऐसा एज आपको और कोई भी जगह नहीं मिलेगा जो आपको ये सिस्टम देता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको मल्टी डायमेंशनल ट्रेड करना है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ।
जी सर। मेरे को सर ये ड्राइवर और हेल्पर में ही गड़बड़ हो जाती है कि मैं सोचता हूँ मतलब पीआरजी के ऊपर है, आज तो बुलिश नेकेड ले लेते हैं। वो हम्म। बुलिश नेकेड के चक्कर में उधर तो लॉस दिखाता है, और जो हम्म। हमारा पोजिशनल में आया होता है वो बराबर हो गया होता है। तो मेरे को लगता है ये तो ऑल इन ऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बैठते हैं। फिर अगले हफ्ते वो एक गैप मारता है नीचे और मुझे लॉस दिखाता है। जैसे ही मैं एडजस्ट करता हूँ वो हम्म। उल्टी रैंक की कैंडल बन जाती है और दोनों में लॉस दिखाने लग जाता है। तो हम्म। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो वो तो फिर टाइम वैल्यू भी आपके अगेंस्ट है ना सर, यस। उसमें लेकिन भी टाइम वैल्यू नुकसान होने आपका लगता है। against तब होता है जब आप ओटीएम बाय करते हो। जी। अगर आप उसकी जगह आईटीएम बाय करोगे तो टाइम वैल्यू भी आपके फेवर में जाएगा। पर सर टाइम इन द मनी में तो और ज्यादा डरा देता है। जैसे अगर आपके अगेंस्ट 50 पॉइंट जा रहा है तो हम्म। 50 पॉइंट पूरे पूरे लेके जा रहा है, और अगर आपके फेवर में 50 पॉइंट जा रहा है तो 50 पॉइंट पूरा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जब यस। प्रॉफिट दिखता है तो लगता है हाँ सही चल रहा है। हम्म। जैसे ही वो अगेंस्ट जाता है तो लगता है अरे ये तो बहुत डेंट मार रहा है, निकलो करेक्ट। इसमें से। करेक्ट। अब जैसे ही आपके अगेंस्ट अगर वो जाएगा तो वो आपको पहले स्विंग में या इंट्राडे में बता देगा। तो वहां हाँ। क्या करना है, एटीएम बेच देना है। जब आप एटीएम बेचोगे आप देखोगे 50 पॉइंट में 40-45 पॉइंट एटीएम में रिकवर हो जाएगा। जी। और एक चीज, आपको 50 पॉइंट मिला हुआ था, अगर आप देख रहे हो इंट्राडे में ब्रेकडाउन आ गया है या अपर पीआरजी से आप घूम रहा है, आप वहां बुक ही कर दो ना। हाँ। है ना। आपको क्या जी। जरूरत है हेज करके पूरा एडजस्ट करने का, आप उसको बुक कर दो। जी। है ना। तो इस तरह से जी। भी वापस ले लेंगे एंट्री। अगर इंट्राडे में किसी दिन ड्राइवर लोअर पीआरजी से घूमेगा तब ले लेंगे एंट्री। जी। तो इस तरह से आप पूरा कंट्रोल प्राइस पे बना सकते हो। जी सर, एक क्वेश्चन और। हाँ हाँ। जैसे आपने बताया स्मॉल कैप और मिड कैप अभी अप्रैल 26 तक तो ऐसे ही चलेगा इंडेक्स भी, तो ये भी ऐसे ही रहेंगे। हम्म। तो सर अभी तो हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में अब ये बढ़िया होगा आगे 26 से, या फिर और खराब हो सकती है कंडीशंस। वो बजट पे और इंटरनेशनल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अब हम्म। सर जैसे कोई स्मॉल कैप है उसमें अभी प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब हम्म। मल्टीफोल्ड 4x 3x का प्रॉफिट था और वो अब घट के 1x रह गया है। हम्म। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? मतलब कि उसको एक बार को बुक करके बैठ जाना चाहिए और अगर अच्छी एंट्री मिले तो फिर से प्लान करना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो लिया हुआ है उसको लॉन्ग टर्म लेके बैठे रहना चाहिए? मैं स्मॉल कैप की लिटरली बात कर रहा हूँ जिनके एसएमई आईपीओज वगैरह आए थे। सी इट डिपेंड, आपको उनके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा। अभी हमने, आप थे शायद फंडामेंटल एनालिसिस में, तो हमने आपको जी। बताया कि कैसे आप उसमें उनका जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है, जो कैश फ्लोज हैं, आरओआई हैं, की रेशियोज हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हो। उसको स्टडी जी। करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या वो कंपनी मतलब फाइनेंशियली सही है कि नहीं। हमने अभी ओके। एक और उसमें नया रेशियो भी ऐड किया था लास्ट सेशन में, जिसमें कैश फ्लो टू एबिटा और कैश फ्लो टू पैट का रेशियो था, जो कि फ्रॉड कंपनीज के बारे में बताती हैं, फिल्टर आउट कर देती हैं। तो अगर वो रेशियो हेल्दी नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी है। वो कंपनियां जनरली जब मार्केट खराब होता है सबसे पहले दिवालिया हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। जी। वो होना बहुत जरूरी है, इसका स्टडी करिए। जो कंपनियां बहुत ज्यादा गिर गई हैं, क्या उनके कैश फ्लोज भी इक्वली खराब हो गए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो फिर भी ठीक है, अगर वो भी खराब हो गए हैं तब फिर दिक्कत है। जी। वो बिजनेसेस कैसे हैं ये भी देखना है, उनके कस्टमर कौन है वो भी देखना है। तो इससे आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग जाएगा। जी क्योंकि सर। इस साल क्या है मार्केट में, अपार्ट फ्रॉम मार्केट अदर थिंग्स हैव बीन वेरी गुड। आप देखो मॉनसून अच्छा रहा, क्रॉप्स अच्छे रहे, हर तरह से कहीं पर भी वैसी कोई दिक्कत आई नहीं है जो कि नेचुरल वजह से आई हो। तो वो सारे पैरामीटर्स सही हैं। उसके बाद भी अगर किसी कंपनी में बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, उसका माल नहीं बिक रहा, या उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, या उसकी सेल्स टॉप लाइन कम आ रही है जिसकी वजह से कैश फ्लोज कम हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसका बिजनेस मॉडल कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी। हम्म। हाँ सर, जैसे हाँ, स्टॉक का नाम ले लूँ सर? हाँ हाँ।
सर जैसे आपने लास्ट ईयर एनुअल में ही डिस्कस किया था, एक स्टॉक था इको रिको। तो सर आपने इसमें बताया था कि अगर ऐसी कंपनीज में हमें अच्छे टाइम फ्रेम पे अच्छी जगह एंट्री मिलेगी तो हमें इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री बना सकते हैं। क्या तो स्पेलिंग सर क्या अब है जैसे मैंने इको रिको, इसको? स्पेलिंग ECORECO। बीएससी की कंपनी है तो ये एनएससी में नहीं है क्या? सर ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है। ये एनएससी में तो नहीं दिख रहा। हाँ BSC में ही है सर ये। ये सी में है। तो इसमें क्या पूछना है बताइए। सर इसको आप मतलब हमारे पिछले साल के वेबिनार में डिस्कशन हुआ था एनुअल स्टॉक्स में। तो ओके। सर अब जैसे 20 SMA पे खड़ी है वीकली चार्ट में, 20 या 50 पे खड़ी है शायद। हम्म। तो सर ऐसी कंपनीज में अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये अच्छा टाइम होता है बाय का, या फिर अभी और इसमें हमें कंफर्मेशन की जरूरत है, जब टाइम ठीक आ जाए तो हमें इसमें अप्रैल 26 के बाद ही एंट्री देखनी चाहिए। देखिए इस कंपनी में तो क्या है ना कि आपको ये पहले तो इसके बिजनेस मॉडल को देखना है, इसका जो कैश फ्लो है, इसकी जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हो तो आपको सबसे पहले वो देखना है वो कैसा चल रहा है। क्या इसका वो सब अभी भी इंटैक्ट है या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है? अगर वो इंटैक्ट है तो सही है, और अगर उसी में दिक्कत आ रही है तब तो फिर क्या ही देखना। जी। तो वो सबसे बड़ा कंपनी का इम्पोर्टेंट। काम तो सर अच्छा था इसका, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट का था वो सब, हमने पहले भी मैंने काफी पढ़ा है। तो मुझे हाँ, वो सब ठीक लगा, बट मेरे को प्राइस पे ही ये था डाउट कि भाई यहाँ से एंट्रियां बनानी इस टाइम पे ठीक होंगी या नहीं। ये देखिए ये इसका पोजिशनल ईसीजी चार्ट है, हाईली पोजिशनल। और इसमें आप देखोगे इसने जनवरी में ब्रेकडाउन दिया है। उसके बाद ये पीआरजी को 3 बार कोशिश किया इसने रिटेस्ट करके निकालने का, नहीं निकाल पाया। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं। हाँ अब दिख रहा है। हाँ, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि इसने यहाँ पर जनवरी में ब्रेकडाउन दिया, और जी। उसके बाद ये लोअर पीआरजी को इसने 3 बार कोशिश की निकालने की, नहीं निकाल पा रहा है। और फाइनली अब ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और ये इसका फर्स्ट साइकिल टारगेट है ईयर का, तो लगभग आप देख सकते हो 800, 900, 880 रुपये से 280 रुपये तक का मूव था, जिसमें ये ऑलरेडी अपना काफी बड़ा मूव आधा कंप्लीट भी कर चुका है। अब क्या है कि यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर ये अभी अपने डे टाइम फ्रेम मतलब पोजिशनल चार्ट के पीआरजी पे दिसंबर मंथ के, अगर वो पीआरजी को ब्रेक करता है तो वो यहाँ चला जाएगा। जब तक उसको होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। ये रहा, ये इसका दिसंबर मंथ का पीआरजी जोन है। तो वापस इसके अंदर आया है। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो ठीक है, इसके नीचे गिरता है तो ये अपने टारगेट पे यहाँ नीचे आ जाएगा। तो पोजिशनली अगर आप इसमें ट्रेड देख रहे हो या आपकी पोजीशन है, तो आपको पीआरजीज पे एक बार निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं है या आप आगे की सोच रहे हो तो आप 1 महीना और या 10 दिन और रुक जाओ, क्योंकि और 10 दिन में क्या होगा, हमारा 2026 का ईसीजी लेवल आ जाएगा। तो फिर उसमें क्या होगा, ब्रेकआउट लेगा तभी बुलिश होगा, ब्रेकडाउन ले लिया तो वो और बेरिश हो जाएगा। तो अब लास्ट 10 दिन और रह गए हैं ट्रेडिंग के, इसमें छोड़ के आप दिसंबर के बाद जनवरी से इसको देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके। आप लोग में से और अगर किसी के कोई भी क्वेरी हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारा मंथली Q&A सेशन है, तो उसका पर्पस यही होता है कि आप लोग अपने इस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेरीज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं या कहीं पर आपको कोई समस्या आ रही है इंडिकेटर्स में, डेटा सिस्टम्स में, कहीं कोई प्राइस में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
आगे अगले 15-20 दिन किस तरह से ट्रेड को करना है। तो सर यहाँ पर मैंने ईटीजी पे देखा इको रिको को, तो ये तो मेरे को शो नहीं हुआ। हम्म, अ, तो तो उसको फिर आपके ऐड पास करना वो, होगा वहाँ पर। हाँ। अच्छा अच्छा ऐड करना होगा, ठीक है हाँ, सर। टाइम टू टाइम हम इसीलिए पूछते रहते हैं, अगर आपको कोई भी स्टॉक्स ऐड कराने हैं तो आप भेज दीजिए, हम उसको ऐड करवा देंगे। जी जी। मेरे स्टॉक्स वहाँ पर सारे ऐडेड हैं ही। ठीक है, हम जी यहाँ पर अभी 2-3 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ हैंड रेज कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम आगे का रोड मैप डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 20-25 डेज किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। एंड फिर हम कंक्लूड करेंगे। एंड इन द मीनवाइल अगर किसी की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो गुड इनफ। आई होप किसी का हैंड रेज नहीं है, तो गुड। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह से ट्रेड को अप्रोच करना है, आगे का क्या रोड मैप रहेगा फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज। एक चीज तो यहाँ पर देखिए बहुत एविडेंट है कि मार्केट में जिस तरह का ट्रेड चल रहा है, उसमें जो मेजर डोमिनेशन है वो हमें दिख रहा है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि हर लेवल पे वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। बट क्या ये सिचुएशन हमेशा चलती रहेगी, क्या वो सिचुएशन हमेशा लास्ट करेगी? आंसर इज नो। इनमें हमेशा चेंजेस आते हैं और वो बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। कब कहाँ मिलेंगे वो सब्जेक्टिव मैटर है। 2025 का जो हमारा सेशन रहेगा, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिस रोड मैप में आगे किस तरह से ट्रेड करना है, उसको समझेंगे। हमने एक चीज अपने लास्ट ईयर के रोड मैप में एनालाइज किया था कि जो डिफिकल्ट टाइम है वो 2026 के अप्रैल या मई तक रहेगा। बिल्कुल वो डिफिकल्ट टाइम रहेगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी डिफिकल्ट टाइम्स में ही बन के आती है। अच्छे टाइम में तो मार्केट में सब कुछ अच्छा होता है और वो भागता है, लेकिन जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो निकल चुकी होती हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस साइकिल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, जिसको कि आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे ये 2026 के रोड मैप एनुअल फोरकास्ट के सेशन में। और इस सेशन के पहले जो ये लास्ट के अभी हमारे कुछ दिन बचे हैं, इसमें एक चीज हमें पता है कि जनरली 15 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है। वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं अपने ट्रेड्स में, अपने डेली एक्टिविटीज में। एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक वो थोड़े से स्लो रहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में होता क्या है? ऐसे सिनेरियो में जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं उनका अपर हैंड मार्केट में देखने को मिलता है।
ये जो सडन शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट हमेशा हर साल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव मार्केट पे भी पड़ता है। करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि एक तरफा जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग प्रेशर मार्केट में बना रहे हैं। उस सेलिंग प्रेशर को कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ का डोमेस्टिक इन्फ्लोज, और जिसके वजह से मार्केट या तो स्टेबल है, या एक रेंज में है, या रेंज स्टेबल टू बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फॉल भी नहीं आ रहा है, या बहुत बड़ा कोई ऊपर की तरफ मूव भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और बात है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब मार्केट में कोई आदमी शॉर्ट करता है, तो शॉर्ट करने के बाद एक चीज मार्केट में अनिवार्य होती है, और जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अगर आपने शॉर्ट किया है तो एक बार तो शॉर्ट कवर करना होगा, आपको उस पोजीशन को अनवाइंड करना भी पड़ेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स का जिस तरह से शॉर्ट हो रहा है अभी तक, जैसे हम लास्ट कुछ महीने से देख रहे थे, तो शॉर्ट पोजीशंस काफी बड़ी थी। लगभग 2 लाख नेट आउटस्टैंडिंग फ्यूचर में नेट शॉर्ट्स खड़े थे। इस बार शॉर्ट पोजीशंस उतने हाई वॉल्यूम के नहीं हैं, फिर भी अभी भी शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि वहां से वो किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, बिकॉज 30th को फिर हम अपने मंथली एक्सपायरी वीक में भी चले जाएंगे, जो हमारा 30 दिसंबर को मंथली एक्सपायरी होगी। तो इसका जो मेजर शिफ्ट होना है, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देखोगे वहां पर हम आपके साथ हर दिन एक डेटा शेयर करते हैं, जिसको डीएमडी डेटा कहते हैं। डीएमडी डेटा में आप देखोगे लास्ट 15-20 दिनों से एक डेट है जो कॉन्स्टेंटली दिखा रही है, और इस बार काफी महीनों के बाद एक ऐसी डेट आई है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही दिन पे पड़ रही है, एंड दैट इज 17th ऑफ दिसंबर। तो 17th ऑफ दिसंबर इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द मार्केट, बिकॉज 17th ऑफ दिसंबर के बाद दो तीन चीजों में बदलाव आएगा। सबसे पहले, जैसे हम जानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, या आप कह सकते हो जो गोरे हैं, वो एक बार को मार्केट में थोड़ी अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, और जो डोमेस्टिक फ्लोज है उनका हैंड अपर हैंड मार्केट में प्ले आउट करता है। दूसरा, देर इज अ मेजर टाइम साइकिल शिफ्ट दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन 17th ऑफ दिसंबर एज पर द टाइम साइकिल। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। तीसरा, जो एनुअल ज्ञान डेट्स हैं वो भी इसके आसपास आती हुई दिख रही हैं। तो सारी चीजों को अगर फैक्टर इन करें, तो यहाँ पर एक सिनेरियो है जो बदलाव का बनता है। अब वो बदलाव किस तरफ होगा, किस तरफ का बड़ा मूव आएगा, वो आपको टाइम साइकिल के ब्रेकआउट पे पता चलेगा। तो उसके लिए 17th की जो डे टाइम फ्रेम की कैंडल होगी वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट रीटेस्ट, वैलिड ब्रेकडाउन रीटेस्ट से हम ट्रेड को बना सकते हैं। अगर कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंडल छोटी सी बन जाए तो वो हमारे लिए बोनस होगा, और वो आगे का रोड मैप लीड करेगा। ये रोड मैप कब तक वैलिड होगा? ये रोड मैप वैलिड होगा अंटिल 9th ऑफ जनवरी। क्यों 9th ऑफ जनवरी? क्योंकि उसके बाद हमारा प्री बजट सेशन शुरू हो जाएगा। बजट्स आते हैं 31st के आसपास, 31st ऑफ जनवरी। तो उससे पहले के जो 15-20 दिन होते हैं, उसमें जनरली जो बजट होता है वो मार्केट के ऊपर अपने उसको टेक ओवर कर लेता है। तो जनरली जो बजट सेंट्रिक स्टॉक्स होते हैं, बजट सेंट्रिक सेक्टर्स होते हैं, उसमें मूव आना शुरू हो जाता है। तो अभी से लेकर 9th ऑफ जनवरी तक के लिए अगर आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड देखना है, तो द डिसाइसिव फैक्टर वुड बी 17th ऑफ दिसंबर डे टाइम फ्रेम। इट विल एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, जिसके जिसके ऊपर आप डिसीजन भी ले सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, और ट्रेड आगे ले भी सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 डेज रहेंगे वो हमारे रहेंगे बजट सेशन के, फिर बजट एनालिसिस होगा। जो मेजर इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा इस साल का, वो हम आगे रोड मैप में आपको बताएंगे भी। दैट विल बी इन द मंथ ऑफ February, मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि वहां पर हमारा मेजर टाइम साइकिल जो है वो चेंज करेगा आपको। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। तो ये अपॉर्चुनिटी का बेस्ट एडवांटेज कैसे लेना है, कौन से सेक्टर में फोकस करना है, कौन सा स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा, वो सारी चीजें हम एनुअल फोरकास्ट में बताएंगे। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया, 2026 इज अ मेक एंड ब्रेक ईयर, एंड इट विल बी द ईयर ऑफ सेक्टर रोटेशन। तो सही समय पर सही सेक्टर को अगर आप पकड़ लेंगे, तो वो आपको काफी बेनिफिट देगा इन द लॉन्ग रन। तो फिलहाल अभी के लिए इस चीज को ध्यान में रखना है, 17th ऑफ दिसंबर को जो आगे का रोड मैप ले करेगा। दूसरा, अगर आपको कोई स्टॉक या कोई सेक्टर या कोई इंडेक्स की कहीं पर भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपके रडार पे आ रहा है मार्केट गिरने के बाद, या कोई भी स्टॉक, तो अगले 5-10 दिन रुक जाइए, क्योंकि आपको 31st ऑफ दिसंबर के बाद 1st ऑफ जनवरी को ईसीजी का पूरे साल का नया रोड मैप मिल जाएगा। सो जो भी सेक्टर, जो भी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे डे टाइम फ्रेम में,
आपको पूरे 2026 के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पीआरजी लेवल्स और टारगेट लेवल मिल जाएंगे। सो यू वुड नो कि कहां पर हम किस लेवल के बाद ये सोच सकते हैं कि प्राइस बुलिश होगा, किस लेवल के प्राइस जो होगा वो बेरिश होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जब 2025 शुरू हुआ था, तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें एक रिवर्सल मिला, प्राइस नीचे आया, इसको ब्रेक किया, उसने अपने लोअर पीआरजी को टच किया, लोअर पीआरजी पे यहाँ एक रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। चार्ट पे देखने को ये लेवल जो है यहाँ पर जो बने थे 1 जनवरी के बाद, ये लेवल आज तक कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, पूरे साल ये एक ही रहते हैं। और इसके वजह से आपका डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग हो जाता है। ये देखने में यहाँ छोटे लगते हैं, आप देख सकते हो 23,000 से लगभग 21,700, तो यानी कि 1200-1300 पॉइंट का यहाँ मूव। फिर यहाँ से आप देखो तो बहुत ही बड़ा मूव बना, जो कि लगभग 22,000 से 25,000 26,000 तक के लेवल तक का बना। तो बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं क्योंकि आप हाईली पोजिशनल चार्ट को देखते हैं। क्योंकि अब हम एंड ऑफ द ईयर में हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इस साल के लास्ट 15 दिन पे हम ये जो लेवल्स हैं इस पे ज्यादा ट्रेड ना करें, और इस पे नए ट्रेड्स ना करें। अगर कोई आपके रनिंग ट्रेड्स हैं उनकी एडजस्टमेंट करके आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं अगर आपको मिल रहा है तो। पर नए ट्रेड्स जो होते हैं वो जनरली हम 15 दिसंबर के बाद हाईली पोजिशनल चार्ट पे नहीं करते। तो इन हाईली पोजिशनल चार्ट पे अगर आपको अब कोई ट्रेड दिखता है, इवन फ्रॉम द ईसीजी एमटीएफ फिल्टर या आपके अपने एनालिसिस से भी, तो उसको आप अवॉइड करिए। और 5-10 ट्रेडिंग सेशन की और बात है, 1 जनवरी को आपको नए लेवल्स मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना नया ट्रेड प्लान बनाने की कोशिश करेंगे फॉर 2026। तो अब मैं मिलूंगा, मेरे ख्याल से मोर और लेस सबकी क्वेरीज हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी हैं। और do you anticipate early mandatory buying this month? बिल्कुल, I do anticipate it, and it can trigger as soon as starting 17th of December। तो ये हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो मार्केट हमें बताएगा। हमें मार्केट से लड़ना तो है नहीं, हमें मार्केट को समझना है। मार्केट को समझ के आगे बढ़ेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। मार्केट को लड़के या उसको चैलेंज करके हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमें उसको समझ के उसके साथ आगे बढ़ना है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मार्केट उस दिन उसको ऑनर करेगा तो अकॉर्डिंगली हम भी आगे बढ़ जाएंगे। एंड कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको वो डेटा फ्लो में पता चलेगा। एक और चीज मैं यहाँ बताऊं, मैं भूल गया, अगला साल जो होने वाला है उसमें ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देर देर बहुत सारे ऐसे नए आप देखेंगे एआई प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ जाएंगे। एंड जितने भी प्रिमिटिव वेज हैं ट्रेड करने के, सबको एआई टेक ओवर कर लेगा। तो जहां जहां आप जिस जिस अंडरस्टैंडिंग पे ट्रेड करते आए हो, स्पेशली ये जो मूविंग एवरेजेस वीवैप वगैरह है ना, इन सब पे इन सब पे एल्गोस बने हैं एआई के प्लेटफॉर्म्स, और अब वो रिटेल सेगमेंट में आ जाएंगे। एंड वो रिटेल सेगमेंट में आएंगे, दे विल बी वेरी कॉस्टली इनिशियली, बाद में वो भी सस्ते में मिल जाएंगे। बट वो सब जो होंगे वो एक्चुअल में रिटेल को लूटने के लिए बनेंगे, बिकॉज वहां पर उनके, भाई अब ये तो वही बात हो गई ना, आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर ये करो, तो जो आपको बता रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट प्ले करेगा, एंड ही विल मेक मनी। सो दैट इज द मेन चैलेंज एंड प्रॉब्लम बिहाइंड पब्लिक एआई जो कि मार्केट में आएंगे। तो उनसे काफी सतर्क रहना है कि जो एल्गो ट्रेडिंग या एआई ट्रेडिंग मार्केट में अब बढ़ेगी इन 2026, वो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट लोगों को फंसाने के लिए बढ़ेगी। तो उससे बच के रहना है, उसमें नहीं फंसना है। बिकॉज वो देखने में तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो बड़े ट्रेडर्स या जो उसको बना रहे हैं उनके लिए वो बनाया जाएगा, और उसमें रिटेलर्स जो हैं वो वंस अगेन ट्रैप होते हुए दिखेंगे। तो उससे बचना है, उस चक्रों में नहीं पड़ना है। तो चलो फिर अब हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट 20-25 दिन 9 जनवरी तक कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 9 जनवरी के बाद मैं आपके साथ मिलूंगा, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा 11 जनवरी को, जो होगा रोड मैप फॉर 2026। इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें हम ये सारी चीजें शेयर करेंगे, साथ में एक नया हेज होगा जो फॉर 2026 पूरे साल के लिए होगा, हेज 50-50, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि हमारे जो लोग हमारे वेबिनार्स या सेशंस को पहले सब्सक्राइब करते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है, जो बाद में करते हैं फिर वो बेनिफिट लूज कर जाते हैं। सिमिलरली इस बार भी वैसा ही है, जो पहले सब्सक्राइब करेंगे उनको बेनिफिट मिल जाएगा, बाद में जो करेंगे उनको फिर फुल प्राइस पे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अब मैं मिलूंगा आपके साथ ऑन 11th of January। अंटिल देन आई वुड विश ऑल ऑफ यू
वेरी हैप्पी ट्रेडिंग अहेड एंड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऑन 11th ऑफ जनवरी। Until then, take good care of yourself and I'll see you again on 11th of January. Thank you.